हेलो बच्चों, आज के क्लासेस में हम लोग वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने इंटीग्रेशन के बारे में जाना कि इंटीग्रेशन क्या होता है। दो तरह के इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करें, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट और डेफिनिट। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है वेक्टर। तो भाई फिजिक्स में इसका यूज़ होता है वेक्टर का, ये भी क्लास 12 में आता है, क्लास 12 के मैथ में। तो वेक्टर जाने से पहले हम लोग समझेंगे स्केलर क्या होता है। स्केलर एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ क्या होता है, एक क्वांटिटी which have magnitude only। जिस क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा मास, लेंथ, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये स्केलर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर किसको बोलते हैं, क्वांटिटी which have both magnitude and direction। जिस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा उसको वेक्टर बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि काइनेमेटिक्स में आता है। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है, वेक्टर का अलग अलग प्रकार होता है। जैसे नेगेटिव वेक्टर होता है, पॉजिटिव वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर होता है। तो एक आता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर में दो वेक्टर होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, है ना। दो लाइन है, दोनों लाइन का अगर सेम डायरेक्शन है तो उसको बोला जाएगा पैरेलल वेक्टर। कहने का मतलब दोनों पैरेलल है और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्शन सेम और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, उसको बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। ठीक है, एक आता है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, एक वेक्टर और दूसरा दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो। जैसे ये क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसको इक्वल वेक्टर भी बोल सकते हैं। पैरेलल वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोला जा सकता है कब, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होने पे उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, एंटी पैरेलल जब डायरेक्शन दो वेक्टर का अपोजिट हो, इक्वल वेक्टर जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। अब यहाँ पे देखो बच्चे लोग, वेक्टर को नॉर्मली क्या होता है, हम लोग एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये जो पार्ट होता है, थोड़ा सा इसको मिलाते हैं, करते हैं। चलिए देखिए, जैसे बात की पैरेलल वेक्टर का, पैरेलल वेक्टर में नॉर्मली क्या होता है, जैसे दो वेक्टर है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। एक आता है इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, उसको बोलेंगे इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
है ना, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा एंड डायरेक्शन भी सेम होगा, उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर अभी हम लोग जस्ट देखे, एंटी पैरेलल वेक्टर को ही नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं हम लोग, है ना। जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए को हम लोग लिख सकते हैं माइनस वेक्टर ऑफ बी। तो यहाँ पे जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं टेल। ये बताता है मैग्नीट्यूड वेक्टर का, और ये बोला जाता है हेड, है ना। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ए पे वेक्टर एरो का साइन है, बी पे भी एरो का साइन है, तो ये वेक्टर को बता रहा है ना। तो वेक्टर को हम लोग नॉर्मली एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे वाले पार्ट को टेल, मैग्नीट्यूड, फिर हेड। तो हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एडिशन ऑफ वेक्टर, एक और वेक्टर आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको बोला जाता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम लोग बोले यूनिट वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए। मॉडुलस वेक्टर क्या होता है, मॉडुलस वेक्टर, मॉडुलस वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को बोलते हैं। दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड ऑफ ए से, है ना। कोई वेक्टर है तो उसके ऊपर मॉड ऑफ ए डाल दो, ठीक। मॉड के कहने का मतलब क्या, मान लो कोई वेक्टर ए है, आई प्लस जे प्लस के फॉर्म में, ठीक। ये आई जे के क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। आई जो है एक्स के अलॉन्ग, वाई सॉरी जे वाई के अलॉन्ग, जेड के जो होगा जेड के अलॉन्ग। इसको डिस्कस करेंगे। मॉड ऑफ ए निकालने का तरीका ये है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3। मतलब आई के साथ 1 अटैच है, जे के साथ भी 1 अटैच है, के साथ भी 1 अटैच है। जैसे देखो ये x है, ये y है, ये z है। तो भाई x के साथ जो यूनिट वेक्टर रहता है वो i होता है, y के साथ जो रहता है वो j होता है, z के साथ जो रहता है यूनिट वेक्टर वो k होता है। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। वेक्टर इज इक्वल टू बाई मॉड ऑफ ए, है ना। ये कैप का साइन है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर i प्लस जे प्लस के फॉर्म में कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मॉड अगर निकालना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, अंडर रूट करके जो नंबर है उसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो √3 आ गया। अब देखो चलो एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर में नॉर्मली क्या होता है, दो तरह का लॉ को यूज किया जाता है। एक आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या बोलता है, द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ सेम ऑर्डर is equal to the third side of triangle.
ऑफ अपोजिट ऑर्डर। दो साइड ट्रायंगल का दो साइड का सम जो होता है वो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल के अपोजिट ऑर्डर के बराबर होता है। कहने का मतलब दो साइड अगर सेम ऑर्डर में होगा, जैसे वेक्टर ए है वेक्टर बी है सेम ऑर्डर में, और सी जो होगा मेरा अपोजिट ऑर्डर में होगा, तो वेक्टर सी जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है ना। जैसे इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। पी से गए क्यू, फिर क्यू से गए आर, डायरेक्शन ऑफ एरो सेम है ना, पी से क्यू फिर क्यू से आर, लेकिन आर से पी नहीं आ रहा, तो ये ऑर्डर जो हो गया अपोजिट हो गया, इसलिए पी से क्यू और क्यू से आर जब गए दोनों को सम किए तो थर्ड साइड के बराबर है। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एडिशन। एक होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या बोलता है चलो, ये बोलता है कि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड का सम डायगोनल के बराबर होता है। द सम ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्लियर है बात? चलिए देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। The sum of two adjacent sides of a parallelogram is equal to the diagonal of a पैरेललोग्राम। जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये है वेक्टर सी, तो वेक्टर सी बराबर लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। मान लीजिए कि दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है और ये है रिजल्टेंट। तो हम क्या करेंगे, पी क्यू आर, पी क्यू प्रोड्यूस पर आर एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये एंगल बनेगा थीटा और ये एंगल बनेगा अल्फा। ठीक है, क्या किया मैंने, पी क्यू प्रोड्यूस पर आर एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दो वेक्टर लिया, एक पी क्यू का वेक्टर ए और क्यू आर का वेक्टर बी। ये एंगल बना थीटा, ये एंगल बना अल्फा। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पी बाई एच, मतलब आर एन बाई बी। तो आर एन बराबर कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा। उसी तरीके से कॉस थीटा का लेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई एच, मतलब क्यू एन बाई बी। तो क्यू एन बराबर कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा।
क्लियर है बात। अब एक बार पूरा ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल पी आर एन, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर, ठीक है। आर एन का स्क्वायर प्लस पी एन को लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एन का होल स्क्वायर। देखो चलो, ये जो पी एन है इसको लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू एन, ठीक। आर एन मेरा कितना है बी साइन थीटा, तो लिखेंगे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। पी क्यू मेरा ये है, क्यू एन मेरा बी कॉस थीटा है, तो लिखेंगे बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। इसको तोड़ दीजिए फॉर्मूला में, तो आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर कॉमन है तो निकाल लेंगे, बी स्क्वायर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया आपका आंसर। रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये बच्चा लोग रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, इसको हम लोग एनालिटिकल मेथड ही बोलते हैं। क्लियर है बात। इसको उतार लीजिए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए कंपोनेंट, component of a vector, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए एक वेक्टर ए है, यह थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा ए कॉस थीटा और इधर आएगा ए साइन थीटा। अब ये कैसे आए इसको समझिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी बाई एच, ये बी है, इसका नेम कर दीजिए पी क्यू, ये आर मान लीजिए, तो पी क्यू बाई ए, तो पी क्यू कितना आ गया मेरा ए कॉस थीटा। क्लियर है बात। उसी तरीके से साइन थीटा ले लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, तो हो जाएगा आर क्यू बाई ए, तो आर क्यू बराबर क्या हो गया ए साइन थीटा। क्लियर, आर क्यू बराबर ए साइन थीटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई मेरा दो कंपोनेंट है, एक एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, एक का दो कंपोनेंट थोड़े, एक कॉस में और एक साइन में। तो जिधर थीटा रहेगा उधर कॉस और उसके परपेंडिकुलर में साइन, ये वाला जो पार्ट है हमेशा बीच में रहना चाहिए। क्लियर है बात। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। एक क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। ये ए है 30 डिग्री पर, ये बी है 45 डिग्री पर। ए मेरा 2 यूनिट है, बी मेरा √2 यूनिट है। इसका कंपोनेंट तोड़ना है, तो कुछ नहीं है बच्चों लोग, बहुत इजी सवाल। ए का कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर आएगा 2 cos 30, ठीक। cos 30 का मान होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, √3 का मान होता है 1.73। क्लियर है बात। फिर cos आ गया, इसके परपेंडिकुलर में आएगा साइन
2 साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया तो बचा कितना 1। तो भाई ए का कंपोनेंट आया x के अलोंग 1.73, y के अलोंग आया 1। उसी तरीके से b का तोड़ेंगे, इधर आएगा √2 cos 45 और नीचे आएगा √2 sin 45। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे। क्लियर है बात। cos 45 का मान होता है 1/√2, तो √2 कट गया तो ये बचा 1। √2 sin 45, sin 45 का 1/√2 होता है, तो √2 कट गया तो बचा कितना -1। क्लियर है बात। तो ये हो गया बच्चा लोग कंपोनेंट तोड़े हम लोग, है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। आज समझ में आया। कंपोनेंट तोड़ना आसान है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए कंपोनेंट पर। ये 5 है, ये 45 है। 5 का कंपोनेंट तोड़ना है। इधर कितना आएगा, इधर आएगा 5 cos 45 और इधर आएगा 5 sin 45। तो ये हो जाएगा 5/√2 और ये भी हो जाएगा 5/√2। क्लियर है बात। इधर लेते हैं तो भी बन जाता। इधर मान लीजिए 3 है, इधर है 30 डिग्री, इधर कितना होगा, तो 3 का कोई कंपोनेंट आएगा 3 cos 30, इधर आएगा 3 sin 30। sin 30 का कितना होता है 1/2, तो 3/2 मतलब 1.5। इसका हो जाएगा 3 माइनस के साथ √3/2, 1.5 √3 लेफ्ट साइड में, ये बीच में रहेगा। उसी तरीके से अगर नीचे में रहता तो नीचे में भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। इधर तो किए थे, तो ये एक cos, ये sin। तो ईजी है ये कंपोनेंट तोड़ना। इसका यूज हम लोग करते हैं चलो, ठीक है। चलिए देखिए एक सवाल है। If vector A is equal to 2y plus j and vector B is equal to 4i plus 7j, find the component of C. Find the component of vector C is equal to vector A प्लस वेक्टर बी, पहला। दूसरा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड इट्स एंगल। And its angle with the x-axis. तो ये सवाल है, इसका सॉल्यूशन करना है। कुछ नहीं, इजी सवाल। C इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, तो 2i प्लस जे प्लस 4i प्लस 7j। तो 2i प्लस 4i कितना हो जाएगा 6i, j प्लस 7j कितना हो जाएगा 8j। इस कंपोनेंट निकल गया, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ सी, सी का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मोड ऑफ सी निकालेंगे, तो √c का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर पहले ही बता चुके हैं
कि आई के साथ जो नंबर आएगा उसको स्क्वायर करके जे के साथ जो नंबर आएगा उसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे रूट डालकर, तो हो जाएगा √100, है ना। ये आएगा 10 यूनिट्स। अब बोला गया है कि इसका एंगल निकालिए, तो एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू CY/CX। CY कितना है तो 8 है, CX कितना है तो 6 है ना। इसको बोलेंगे, देखो ये जो है इसको CX बोलेंगे और इसको बोलेंगे CY। तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4/3। क्लियर है बात। एक चीज और देखो बच्चों, रिजल्टेड में जो हम लोग निकाले थे, ये अल्फा था, ये थीटा था, ये आर, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये था P, ये था Q, ये था R, ये था N। तो tan अल्फा अगर हमको निकालना है डायरेक्शन निकालने के लिए, नॉर्मली छूट गया ये, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरा RN है, RN था मेरा B sin थीटा, बेस हो जाएगा A प्लस B cos थीटा। इसका भी यूज होता है, ठीक है। tan अल्फा इज इक्वल टू B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा। क्लियर है बात। ये पार्ट मिसिंग था इसलिए बता दिया। अब देखो अगला सवाल, क्वेश्चन क्या है, विच वेक्टर should be added to the resultant of the resultant of 2i plus 4j plus 3k, 2i plus 4j plus 3k and 3i minus 5j plus 7k, 3i minus 5j plus 7k to get a unit vector, to get a unit vector along y axis। बोला ये क्या वेक्टर ऐड करेंगे कि हमको रिजल्टेंट जो मिलेगा 2i प्लस 4j प्लस 3k एंड 3i माइनस 5j प्लस 7k टू गेट अ यूनिट वेक्टर। कुछ नहीं है, नॉर्मली है, नॉर्मल सवाल, इजी सवाल। 2i प्लस 4j प्लस 3k प्लस 3i माइनस 5j प्लस 7k के रिजल्टेंट में हमने ऐड किया क्या, xi प्लस yj प्लस zk। तो हमको रिजल्टेंट में क्या सम करेंगे कि हमको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा अलोंग y एक्सिस, मतलब j मिलेगा, ठीक है। 2i प्लस 3i कितना हो जाएगा, 5i, 4j माइनस j 5j माइनस j 3k प्लस 7k, तो हो जाएगा 10k प्लस xi प्लस yj प्लस 7k इज इक्वल टू j। तो xi प्लस yj प्लस 7k इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को उधर ले जाइए, माइनस 5i प्लस j प्लस j कितना हो जाएगा, 2j हो जाएगा, माइनस 10k। ये आंसर हो गया चलो, है ना। 5i प्लस इधर गया तो माइनस 5i हो गया, माइनस इधर गया तो प्लस j हो गया, एक और j था, j प्लस j 2j हो गया, प्लस 10 किधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 10k। क्लियर है बात। चलिए देखिए,
दो टर्म और बच रहा है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट नॉर्मली क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। ठीक, हम लोग जैसे यूनिट वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो यूनिट वेक्टर में क्या होता है, एक्स के साथ आई वेक्टर रहता है, वाई के साथ जे और जेड के साथ के यूनिट वेक्टर, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, चलो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा फॉर्मूला है, ये क्लास 12 में है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, आई डॉट आई का वैल्यू 1, डॉट में जे डॉट जे का वैल्यू 1, के डॉट के इज इक्वल टू ये भी 1, लेकिन आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 और आई डॉट के भी 0 आना चाहिए। क्लियर है बात। आई डॉट आई का 1 क्यों हुआ, इसलिए कि जब आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा होगा 0 और cos 0 का मान क्या होता है 1, लेकिन जैसे ही हम आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा बन गया 90, cos 90 का मान 0। क्लियर बात। एक सवाल देखिए इसी पर, मान लीजिए वेक्टर ए है 3i + 2j - k, एक वेक्टर बी है 5i - j + k, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना, ए डॉट बी निकालना, कुछ नहीं है। ए डॉट बी इज इक्वल टू 3i + 2j - k 5i - j + k, 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, -2 माइनस के डॉट के 1, तो हो जाएगा 15 - 3 12 आंसर, है ना। कैसे किया चलो क्या समझिए, 3 × 5, 3 5 जो 15, आई डॉट आई 1, 2 × -1 मतलब 2j × -j, तो कितना हो जाएगा -2, k × k 1, माइनस प्लस माइनस। क्लियर है बात। ये था बच्चे लोग डॉट प्रोडक्ट, है ना। अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में नॉर्मली क्या फॉर्मूला होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन। ये एन क्या है, ये यूनिट वेक्टर है ना। इसमें याद रख क्या रखना है, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे 0, सॉरी आई क्रॉस जे 0 नहीं होगा, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। ठीक है, यहाँ देखिए आई जे के। अब देखो चलो, जैसे हम लोग आई क्रॉस जे करेंगे, आई क्रॉस जे करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा के, आई क्रॉस जे मतलब के, जे क्रॉस के मतलब आई, जे क्रॉस के मतलब आई, के क्रॉस आई मतलब के क्रॉस आई मतलब जे, है ना। अच्छा ये था एंटी क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे के बाहर, जे क्रॉस के आई बाहर, के क्रॉस आई जे बाहर। ठीक, अब देखिए आई क्रॉस के तो ये हो जाएगा माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे बाहर हो जाएगा, वेक्टर है तो वेक्टर में
डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के। क्लियर है बात? तो इस चीज को याद रखना है, आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा। एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में जब जाएंगे तो नेगेटिव आने लगेगा। क्यों आएगा? सब अंदर जाएगा, अंदर को हम लोग नेगेटिव लिए हैं और बाहर को हम लोग क्या लिए हैं, पॉजिटिव। ठीक है, चलो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। क्यों होता है? क्योंकि भाई पहले भी बता चुके हैं साइन जीरो का मान जीरो होगा और क्रॉस प्रोडक्ट में 98 डिग्री आएगा तो 90 साइन 90 का मान क्या होता है, 1। लेकिन यहाँ पे आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, है ना, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करने का कुछ क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। क्वेश्चन है वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू i माइनस जे प्लस के, ए क्रॉस बी करेंगे। तो पहले ए आ रहा है तो i लिखेंगे, जे के, पहले ए आए तो बच्चों पहले ए का टर्म उतारेंगे, 3 1 1, उसके बाद बी आया तो बी का 1 माइनस 1 1, आई के पहले 1 है, जे के पहले माइनस 1 है, के पहले 1 है तो साइन के साथ लिख दिया। अब इसको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ठीक है। देखो पहले लेंगे आई, जैसे आई का टर्म लिए तो आई के नीचे वाला टर्म जो होगा छोड़ देंगे, तो बचा क्या 1 1 माइनस 1 1, ये टर्म और ये टर्म छोड़ के जो बचा टर्म उसको उतार दीजिए, 1 माइनस 1 1 1 माइनस जे, जे के नीचे जो टर्म उसको छोड़कर बाकी सब टर्म को लिख दीजिए, 3 1 1 1 3 1 1 1 प्लस के के नीचे जो टर्म उसको छोड़कर सब टर्म लिख 3 1 1 माइनस 1 3 1 1 माइनस 1। क्लियर है बात? अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करना है इसमें, 1 1 जा 1 1 इंटू माइनस 1, एक और माइनस आ रहा तो प्लस 1 हो जाएगा, माइनस जे, 3 1 जा 3 1 1 जा 1, एक और माइनस आ रहा तो माइनस 1 प्लस के 3 1 जा 3 माइनस 3 1 1 जा 1, एक और माइनस आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 2i माइनस 2j माइनस 4k। तो आंसर कितना आया, आंसर आया 2i माइनस 2j माइनस 4k, है ना। एक ही सवाल लेंगे, एक और से ज़्यादा लिया जा सकता है। ए क्रॉस बी निकालें तो पहले ए का टर्म को लिखें फिर बी के टर्म को लिखें, ठीक। उसके बाद आई का टर्म लिखें, आई का टर्म जैसे लिखे तो ये 3 और 1 जो था नीचे इस टर्म को छोड़ देंगे और इसके बगल वाले टर्म को छोड़ देंगे, ठीक। इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं और इसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। आई का टर्म को लिखे तो 3 1 को छोड़ के 1 माइनस 1 1 1 लिखे, फिर जे का टर्म जब लिखेंगे उसको माइनस के साथ आएगा, ये डिटर्मिनेंट्स में आता है मैथ में, ठीक है। जे माइनस के साथ आएगा, 3 1 1 1 3 1 1 1, के को जब लिखे तो के का टर्म को छोड़ देंगे, इधर का टर्म लिखेंगे 3 1 1 माइनस 1 3 1 1 माइनस 1। क्लियर है बात? अब इसको मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, एक और माइनस आ रहा है तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस जो 3 1 जो 3 1 1 जो 1 3 1, एक और माइनस आ रहा है तो माइनस 1 हो जाएगा, है ना, माइनस के साथ, तो 3 माइनस 1 3 इंटू 1 माइनस 7 माइनस 3 1 1 जो 1, एक और माइनस आ रहा है तो माइनस 1, तो 2i माइनस 2j माइनस 4k हो गया आपका आंसर। तो बच्चों ये कुछ बेसिक बात है वेक्टर के बारे में, है ना। आप इसको पढ़िए, समझिए, होपफुल ये आपको समझ में आया हो।